Hello everyone. So today we will discuss about the topic database equipment specification and selection. So let's start. मीनिंग ऑफ डाटाबेस कि डाटाबेस होता क्या है. ए डाटाबेस इज अ सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. यानी कि जब लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को हम क्या करते हैं, इकट्ठा कलेक्ट कर लेते हैं और ऑर्गेनाइज्ड करके रखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डाटाबेस बोलते हैं. जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका कितना डाटा होता है कि उनके कितने सेल्स मैनेजर हैं, कितनी सेल्स हो रही है, कितना प्रॉफिट है. सो इन सब को जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है उसे ऑर्गेनाइज करके एक जगह पे रखना, कलेक्टिवली एक जगह पे रखना, उसे हम क्या बोलते हैं, डाटाबेस बोलते हैं. They support electronic storage and manipulation of data and it make data management easy. क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का टाइम है, हर चीज में हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एज वेल एज अपनी पर्सनल लाइफ में हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं. सिमिलरली डाटाबेस को स्टोर करने के लिए, डाटाबेस को यूज करने के लिए भी हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं. और हम क्या करते हैं, डाटाबेस में अपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से डाटा को स्टोर कर देते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, उसमें कुछ हमें चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशंस करने हैं. और इसकी वजह से टेक्नोलॉजी से क्या हमारा डाटा इजीली मैनेज हो पाता है, उसकी मैनेजमेंट क्या हो गई है, इजी हो गई है. Whenever we design database, we need some equipments which are specified by the user so that the analyst can select the best desired equipment. कि जब भी आप database को डिजाइन करते हो, एज हमारा database क्या है, जहाँ पे हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा स्टोर होगा. सो उसको कैसे स्टोर करना है, कैसे एक्सेस करना है, अगर उसमें चेंजेस करने हैं तो हम वो चेंजेस कैसे करेंगे, ये सब हमें डिजाइन करना होता है. कि हमारा डाटाबेस कैसे दिखेगा, उसकी वर्किंग कैसे होगी, वो कैसे फंक्शन करेगा, उसकी ऑपरेशनल कैसे होंगे. सो उसको डिजाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, कुछ इक्विपमेंट चाहिए होते हैं. और उन इक्विपमेंट को हम कहाँ से लेके आएंगे. अब एक नॉर्मल पर्सन है, रैंडम पर्सन को ये नहीं पता होता कि हम जो भी हमें डाटाबेस डिजाइन करना है उसके हमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हमें चाहिएंगी. सो जो हमारा यूजर है जिसे उस डाटाबेस को यूज करना है, वो हमें ये बताता है कि उसे किस तरीके के, किस टाइप के इक्विपमेंट चाहिए. तो हमें इक्विपमेंट उन्हें प्रोवाइड कराने होते हैं. सो जब तक हम, जैसे हम शॉप पे जाते हैं, जब तक हम ये नहीं बताते कि हमें चाहिए क्या, वो हमें कुछ दे नहीं पाते. हमें सेल तभी तो करेंगे जब हम अपनी डिमांड रखेंगे, अपनी वांट्स को बताएंगे. सिमिलरली जब यूजर ये स्पेसिफाई करेगा कि उसे किस तरीके का इक्विपमेंट चाहिए, वो कैसे वर्क करता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या किया जाता है, सिलेक्शन प्रोवाइड किया जाता है कि आपको ये वाला वर्किंग करनी है, ये वाला इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाएगा. और यही हमारा आज का टॉपिक है, डाटाबेस इक्विपमेंट सिलेक्शन. कैसे करेंगे कि जो भी हमारा डाटाबेस है उसको बनाने के लिए जो इक्विपमेंट है, सबसे पहले हमें यूजर उसने स्पेसिफाई करेगा कि उन्हें किस टाइप के इक्विपमेंट चाहिए. जब स्पेसिफिकेशन होगी तभी हम क्या कर सकेंगे, सिलेक्शन कर सकेंगे और उसके बेस पे इक्विपमेंट्स को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे. द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आर डिस्क्रिप्शन ऑफ फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी. यानी कि आपको क्या बताना होता है, यूजर को ये बताना होता है कि उन्हें किस तरीके के इक्विपमेंट की, किस तरीके की सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है. और वो कैसे बताते हैं कि उन्हें क्या वर्किंग करनी है, जो ये वर्किंग के लिए सुटेबल होना, हमें ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो इन फीचर्स को परफॉर्म करे, जो इन फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करे. ऐसे वो हम क्या करेंगे, हमें डिस्क्राइब कर देंगे कि उन्हें किस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए है, किस तरीके का इक्विपमेंट चाहिए है. और उसके बेस पे हम क्या करते हैं, बेस्ट को सेलेक्ट करते हैं और यूजर को प्रोवाइड करते हैं. इसमें क्या होता है कि जब हमारा यूजर हमें कुछ कहता है कि हमें ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए है डाटाबेस को डिजाइन करने के लिए, डाटाबेस पे वर्किंग करने के लिए, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं. या तो हम उसे खुद बना सकते हैं, जो हमने किया है, प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके, SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. यानी कि हम उसे डेवलप करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिकेशन. जो उन्होंने हमें बताया कि उन्हें सॉफ्टवेयर से क्या क्या चाहिए, कैसा सिस्टम चाहिए, कैसा इक्विपमेंट चाहिए, उन स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, उन नीड एंड वांट के अकॉर्डिंग हम एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं. या फिर हम क्या करते हैं, उसे कहीं और से परचेज कर लेते हैं कि वैसा सॉफ्टवेयर कहीं और अवेलेबल है और वो हमारे लिए क्या है, कॉस्टलियर भी नहीं हो रहा, टाइमली हमें मिल जाएगा. तो हम क्या कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं और बाहर से भी परचेज कर सकते हैं. लेकिन हमें उन्हें कैसे प्रोवाइड कराना होता है, उनकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम उसे सेलेक्ट करते हैं और प्रोवाइड करते हैं. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग. अब सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की जाती है. उसका मतलब क्या होता है, इट इज द प्रोसेस टू गैदर द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम क्लाइंट्स एंड एनालिसिस एज वेल एज डॉक्यूमेंट द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग एज वेल एज डॉक्यूमेंटिंग. इसका मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं कि गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को उनकी रिक्वायरमेंट्स के रिगार्डिंग, कि हमें उन्हें क्या करना है, हमारा प्रोसेस पूरा किस चीज का होगा कि हमें एक फाइनली सॉफ्टवेयर
सिस्टम सेलेक्ट करके यूजर को प्रोवाइड कराना है तो सबसे पहले हमें क्या जानना होता है कि हमें कैसा देना है, नीड क्या है। जब आप किसी शॉप पे जाते हो तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि आप ये बताते हो कि आपको क्या चाहिए। सो हमारा भी इसमें सबसे पहले क्या होता है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। इसका मतलब सबसे पहले ये जानना, इंफॉर्मेशन गैदर करना कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी नीड क्या है। सॉफ्टवेयर की जो जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में जानना हमारा सबसे पहला काम होता है। और उसे जानने के बाद हम क्या करते हैं, उसे डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, यानी कि एक जगह पे लिख लेते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर यूजर चाहता है उसमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या फीचर्स डालने हैं। The main reason behind the requirement and engineering is the defined system requirement specification। यानी कि हम requirement engineering क्यों करते हैं? requirement engineering का मतलब क्या है, गैदर करना इस इंफॉर्मेशन को कि एक्चुअल में यूजर को नीड क्या है, उसकी वांट्स क्या है। और ये हम क्यों करते हैं, हम यूजर के साथ क्यों इंटरेक्ट करते हैं, उनकी नीड्स को जानने के लिए, उनकी वांट्स को जानने के लिए, ताकि हमें स्पेसिफिकेशंस का पता चल जाए कि वो क्या चाहते हैं, कैसा सिस्टम चाहते हैं। क्योंकि ऑलरेडी बहुत से सिस्टम एग्जिस्ट करते होंगे, फिर भी यूजर नया सिस्टम क्यों चाहता है, कोई ना कोई उसकी स्पेसिफिकेशन होती है, कोई स्पेशल फीचर उसे चाहिए होता है। तो ताकि हम यूजर से ये जान सकें कि स्पेसिफिकेशन क्या चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि उन्हें क्या नीड है, क्या वांट्स हैं। अब इसकी प्रोसेस होती है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले देखी जाती है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी यानी कि जब भी आपकी किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर कोई बोल रहा है कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, तो उसकी किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आप क्या देखते हो, फिजिबिलिटी स्टडी, कि फिलहाल हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी रेडी है या नहीं उस चीज को अफोर्ड करने के लिए। हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखते हैं कि क्या हम फिजिबल हैं, क्या हमारा ये प्रोजेक्ट फिजिबल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं कि क्या हम फिजिबल हैं, हमारे उतने बेनिफिट होंगे जितनी हम कॉस्ट लगाएंगे, या फिर हमारी कॉस्ट ज्यादा होगी, बेनिफिट कम होंगी। तो हम अपनी अफोर्डेबिलिटी को चेक करते हैं। अगर हम उस टाइम पे फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं और अफोर्ड कर सकते हैं नए सिस्टम को, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, उसे कुछ टाइम के लिए अवॉइड करेंगे और उसे स्किप करेंगे। सो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का फर्स्ट स्टेप है फिजिबिलिटी स्टडी देखना, यानी कि क्या हम फिजिबल हैं भी या नहीं। देन रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अब हमें पता चल गया कि हाँ हम फिजिबल हैं, हम कुछ कर सकते हैं, हम सिस्टम बना सकते हैं, जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर सकते हैं। सो सेकंड हमारा स्टेप होगा रिक्वायरमेंट गैदरिंग, कि अगर हम फिजिबल हैं तो हमें वर्किंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। सो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट को गैदर करना शुरू कर देंगे, यानी कि यूजर से इंटरेक्ट करेंगे, क्लाइंट्स से इंटरेक्ट करेंगे, जो जो उस पर वर्क करेंगे उन सबसे बातें करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि उन्हें क्या चाहिए नए सिस्टम में, वो क्या प्रायोरिटीज देखते हैं, क्या रिसोर्स देखते हैं, वो क्या चाहते हैं कि नया सिस्टम क्या फंक्शंस प्रोवाइड करे, कैसे वर्क करे। सो फिर हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट को गैदर करेंगे। देन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब हम जितने लोगों से पूछेंगे उनकी सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होंगी, उनमें से हम क्या कर लेंगे, स्पेसिफिकेशंस देख लेंगे कि ये मेन स्पेसिफिकेशन है, ये मेन चीज रिक्वायर है हमारे सॉफ्टवेयर में, हमें ऐसा डेवलप करना है। देन हम मींस थर्ड स्टेज पे हम क्या करते हैं, स्पेसिफिकेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि ये मेन जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारी ये वाली है और इनको हमें परफॉर्म करना है, उसकी स्पेसिफिकेशंस को फाइंड आउट करते हैं। यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट हमने देखी उसमें से क्या ऐसा है जो पहले वाले सिस्टम्स में नहीं है, जो अब रिक्वायर है, उस स्पेसिफिकेशंस को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। देन फाइनली हम क्या देखते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, यानी कि हमें पता चल गया कि ये स्पेसिफिकेशन है और हमें ये वाला सॉफ्टवेयर बनाना है। फिर हम उसकी वैलिडेशन को चेक करते हैं, क्या ये वैलिड है, मीन्स हम इसे बना भी सकते हैं या नहीं। अगर वो वैलिड होगा तभी हम उसे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की जो हमें चाहिए वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, गोल्स के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। अगर वो वैलिड होगा तभी हम उसे बनाएंगे, अदरवाइज हम उसे नहीं बना सकते। सो हमारा फर्स्ट क्या होता है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करना, यानी कि रिक्वायरमेंट को पता लगाना कि एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है क्या, ताकि हमें स्पेसिफिकेशंस पता लग जाएं और हम एक अच्छा और डिजायर्ड सॉफ्टवेयर बना सके। और उसकी प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी करना, रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना, फिर उसकी स्पेसिफिकेशंस को फाइंड आउट करना एंड उसकी वैलिडेशन को चेक करना। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन प्रोसेस, कि रिक्वायरमेंट को एलिसिटेट करने की प्रोसेस क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स को फाइंड आउट करने की प्रोसेस क्या होती है। अब आपने क्या किया, क्लाइंट्स के साथ आप सबसे पहले क्या करते हो, गैदर करते हो। मीन्स आपकी रिक्वायरमेंट आपको पता लगी, वो पता कैसे लगी, हमने बोला रिक्वायरमेंट्स को गैदर करो, लेकिन हम उसे करेंगे कैसे, हमें ये फाइनल हमने कैसे किया कि यही एक रिक्वायरमेंट हमें फुलफिल करनी है। अब हमने 10 लोगों से पूछा होगा तो 10 हमें रिक्वायरमेंट्स पता चली होंगी, फिर हम किसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड करते हैं कि हमें
हमें कौन से वाली परफॉर्म करनी है, कौन से वाली हम फ्यूचर में परफॉर्म करेंगे। सो हमारे सबसे पहले क्या करते हैं, हम रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं, यानी कि क्लाइंट से, यूजर से पूछते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद उन्हें ऑर्गेनाइज कर देते हैं, यानी कि उन्हें प्रायोरिटाइज कर देते हैं कि हमारे हिसाब से फर्स्ट ये है, यानी कि 5 लोगों ने इसे डिमांड किया है, 4 ने इसे किया है, 2 ने इसे किया है और 1 ने इसे किया है। उसके बेस पे हम क्या कर देते हैं, उसे प्रायोरिटाइज कर देते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं नंबर ऑफ वोट्स के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग। देन हम क्या करते हैं, नेगोशिएशन एंड डिस्कस, यानी कि जो भी हमारी अथॉरिटी होती है, जो हमारी क्या कर रही है, डेवलप कर रही है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पे, जो हमारा एनालिटिक है, एनालिस्ट है, वो क्या करता है, हमारा वर्क कर रहा है, वो डेवलप करेगा। जो प्रोग्रामर है उनकी एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें वो डिस्कस करते हैं उस पर, और फिर नेगोशिएशन यानी कि सबकी सहमति से, सबके कंसेंट से एक फाइनल हमारा देख लिया जाता है कि हमें कौन सी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, और उसको हम क्या कर देते हैं, डॉक्यूमेंट कर देते हैं, यानी कि उसकी रिटर्न फॉर्म में कंप्लीट कर दिया जाता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर दी जाती है कि हम इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाले हैं। सो ये हमारी क्या है, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन प्रोसेस, यानी कि कैसे हम फाइनलाइज करते हैं कि हमें कौन सी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, क्योंकि हमें एक रिक्वायरमेंट तो होती नहीं, हमारी नीड्स क्या होती है, नंबर ऑफ नीड्स होती है। रिक्वायरमेंट मस्ट कैटेगराइज लॉजिकली, मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव एंड विश लिस्ट, यानी कि रिक्वायरमेंट्स को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। एक होती है हमारी मस्ट हैव, यानी कि ये रिक्वायरमेंट तो होनी ही होनी चाहिए, अगर ये नहीं होगी तो हमारा सिस्टम वर्क ही नहीं करेगा। दूसरी होगी शुड हैव, यानी कि ये हो जानी चाहिए, अगर ये होगी ना तो बहुत अच्छे से काम करेगा। कुड हैव, यानी कि ये हो सकती है, अगर ये होगी तो कुछ और बेनिफिट्स हमें मिल जाएंगे। एंड देन विश लिस्ट, कि अगर नहीं भी होगी तो कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारा सिस्टम तब भी अच्छे से वर्क करेगा, लेकिन ये होगी तो हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, ये हमारी विश में रह जाता है। तो जब भी हम सिस्टम को डिजाइन करते हैं, जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो हमारी मस्ट हैव वाली तो फुलफिल होनी ही होनी चाहिए, तभी वो सॉफ्टवेयर बन सकता है। अगर हमारी मस्ट हैव फुलफिल नहीं होगी तो हमारा सॉफ्टवेयर यूजलेस होगा। सो हमें मस्ट हैव डालनी चाहिए और शुड हैव का कंप्लीट ट्राई करना चाहिए कि हम डालें। एंड देन कुड हैव और विश लिस्ट जो है हम उसे फ्यूचर के लिए भी रख सकते हैं और उस पर नेगोशिएशन भी कर सकते हैं, डिस्कशन भी कर सकते हैं कि कौन सी डालनी है और कौन सी नहीं डालनी। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक, अब उसकी टेक्निक क्या होती है, रिक्वायरमेंट को हम जो क्लाइंट्स से गैदर करते हैं उसकी टेक्निक क्या होती है, यानी कि हम क्लाइंट से कैसे इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं कि उन्हें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हम यूजर से पता कैसे लगाते हैं, उसकी वेरियस टेक्निक्स होती है। सच एज इंटरव्यू, यानी कि हम उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, जो भी हमारे यूजर्स हैं उन्हें इकट्ठा बिठाया जाएगा, उनके इंटरव्यू लिए जाएंगे और उसके बेस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। इंटरव्यू कैसे हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी हो सकते हैं और नॉन स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, जिसे हम अनस्ट्रक्चर्ड भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्या होता है कि हम पहले से हमारे पास डिसाइडेड होता है, हमने एक पेज पे 10 क्वेश्चन लिख रखे हैं जो हमें जितने भी इंटरव्यू देने आए हैं उनसे पूछने हैं और उसके बेस पे डिसाइड करना है। अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, जैसे ही वो आए अपने माइंड में आपके में जो क्वेश्चन आ रहा है आप वो पूछ रहे हो, आपने ये नहीं डिसाइड करके रखा हुआ था कि क्या पूछना है, कैसे पूछना है, वो हमारे क्या होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं। देन हम सर्वे कर सकते हैं, यानी कि हमने क्वेश्चनेयर रेडी कर लिया या फिर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, उसके बेस पे हम क्या कर रहे हैं, हमने कोई सर्वे किया, 100 लोगों के साथ हमने डिस्कस किया, कोई कॉन्फ्रेंस की, उसके बेस पे हमारा जो डिस्कशन हुआ उसके बेस पे हमने डिसाइड किया कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। देन क्वेश्चनेयर की आपने कुछ 100 क्वेश्चंस बना दिया, आपने एक क्वेश्चनेयर बना दिया, आपने उसे फुलफिल करवाया, किसी ने उसे फिल किया है, उन्होंने किस चीज को टिक किया है, उनके आंसर्स क्या है, उसके बेस पे आपने डिसाइड किया कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स नहीं है। टास्क एनालिसिस एंड डोमेन एनालिसिस, यानी कि आपके जो यूजर्स हैं, जो वर्कर्स, आपने उन्हें एक टास्क दे दिया, उन्होंने वो कैसे परफॉर्म किया है, उन्हें किस चीज की कमियां महसूस हुई, उसके बेस पे आप ये डिसाइड करते हो कि सॉफ्टवेयर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। देन ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है कि जो हमारे 6-7 जितने भी लोग हैं वो मिलकर डिस्कशन करते हैं, जिनके पास स्किल्ड है, नॉलेज है किसी चीज के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, और हर एक के डिस्कशन को सुना जाता है, हर एक के पॉइंट को सुना जाता है, सबको कंसीडर किया जाता है, सबको पूरा बोलने का मौका मिलता है और उसके बिहाफ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। देन ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो वर्किंग कर रहे हैं आपके सामने, आपके एम्प्लॉयज, आपके यूजर्स, उनको आपने ऑब्जर्व किया, वो क्या डिफिकल्टीज, क्या ऑब्स्टेकल फेस कर रहे हैं, उसके बेस पे आपने ये डिसाइड कर लिया कि हमें कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए। सो ये हमारी क्या थे, रिक्वायरमेंट्स को पता लगाने की टेक्निक्स थी। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्लियर, यानी कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्लियर होनी चाहिए, एम्बिग्यूअस नहीं होनी चाहिए कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है क्या। हमें ये समझ आ रहा है कि हम कोई प्रॉब्लम में हैं, हमारी वो सॉल्व नहीं हो रही, लेकिन वो सॉल्व कैसे होगी, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये हमें क्लियरली पता होना चाहिए, वो अनक्लियर नहीं होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। यानी कि हमने रिक्वायरमेंट रख दी कि हमें ये चीज चाहिए, लेकिन अगर वो इनकरेक्ट है, यानी कि रिक्वायरमेंट में
उसमें खुद ही प्रॉब्लम है, उसमें खुद मिस्टेक है, तो वो एक अच्छी रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक रिक्वायरमेंट करेक्ट होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार यूज आ जाएगी उसके बाद वो भी किसी काम की नहीं रहेगी, हमारे साथ कंसिस्टेंसी से वो बनी रहे, आगे भी हमारे टास्क को वो फुलफिल कराती रहे, ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। कॉम्प्रीहेंसिबल होनी चाहिए, यानी कि जिसे हम इजीली डिफाइन कर सके कि हमारी रिक्वायरमेंट एक्चुअली है क्या, हमें क्या प्रॉब्लम थी और ये हमारी रिक्वायरमेंट है। सो वो कॉम्प्रीहेंसिबल होनी चाहिए, यानी कि इजीली उसे हम डिफाइन कर सके, डिस्क्राइब कर सके। मॉडिफाइबल होनी चाहिए कि आगे आके अगर हमें टेक्नोलॉजी चेंज होती है, अपडेट होती है, तो उसमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो हम उसे इजीली मॉडिफाई कर सके। ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए जो रिगिड हो नेचर में, जिसे हम कभी चेंज ही ना कर सकते हो। ट्रेसेबल होनी चाहिए, यानी कि ऐसी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जिसे हम ट्रैक कर सके कि वो कितनी फुलफिल हो चुकी है, कैसे फुलफिल होगी, कितने परसेंट नेसेसरी है, कितनी मस्ट हैव में आती है, कितनी शुड हैव में आती है, हम उसे ट्रेस कर सके। और हमारी क्या होनी चाहिए, वेरीफाइबल होनी चाहिए, यानी कि हमारी वेरीफाइड होनी चाहिए, अनवेरीफाइड नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो भी हम यूज करें वो वैलिड होना चाहिए, क्योंकि हमने शुरू में ही देखा था कि हम वैलिडेशन को उसकी को चेक करते हैं। सॉफ्टवेयर सिस्टम एनालिस्ट, अब क्या किया हमने, पता लगा लिया कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें उसे किस टेक्निक से निकालना है, पता लगाना है, हमने सब डिस्कस कर लिया। अब एनालिस्ट को पता चल गया कि हमें क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, उन्होंने डिसाइड कर लिया नेगोशिएशन से कि ये वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाएगी, ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाएगा। सो वो कौन करता है, हमारा सिस्टम एनालिस्ट करता है। सिस्टम एनालिस्ट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल पर्सन हु एनालाइज द रिक्वायरमेंट फॉर प्रपोज्ड सिस्टम एंड एंश्योर दैट द रिक्वायरमेंट आर कंसीव्ड एंड डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर्ली एंड करेक्टली। यानी कि जो भी हमारा सिस्टम एनालिस्ट है वो क्या करता है, एक्चुअल में उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, हमारी रिक्वायरमेंट्स को हमें बना के देता है जो सिस्टम की या सॉफ्टवेयर की हमारी रिक्वायरमेंट थी। एज वेल एज ये भी हमें एंश्योर करता है कि वो करेक्टली बनाया गया है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी हो गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिस्टम एनालिस्ट, अब सिस्टम एनालिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट्स की। सबसे पहले उसे क्या करना होता है, एनालाइज करना होता है और अंडरस्टैंड करना होता है रिक्वायरमेंट्स को, कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कैसे फुलफिल करनी है, कैसे बनाना है, उसे अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट विल कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फिर हमें ये देखना होता है कि जो हम बनाएंगे वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, वो उसे कैसे फुलफिल करेगा। क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं हमारे गोल के लिए ही करते हैं, अगर हमारी वो रिक्वायरमेंट गोल को फुलफिल करने में हेल्प ही नहीं करेगी तो हम उस पर क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, क्यों कॉस्ट को हम वेस्ट करेंगे। सो हम ये देखेंगे कि हमारा एनालिस्ट क्या डिसाइड करता है कि वो कैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में कंट्रीब्यूट करेगी। देन आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, फिर वो ये देखता है, उसका काम होता है ये देखना कि सोर्सेज क्या हैं, उस रिक्वायरमेंट को हम कहाँ से फुलफिल कर सकते हैं, यानी कि हम खुद बना सकते हैं, बाहर से ले सकते हैं, इन चीज़ों को उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है। देन वैलिडेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, कि हम वो वैलिडेशन भी चेक करेगा कि ये वैलिड है या नहीं, अगर इनवैलिड होगी तो वो फुलफिल नहीं की जाएगी। डेवलप एंड इम्प्लीमेंट रिक्वायरमेंट प्लान, फिर उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का एक प्लान बनाएगा, उसे लिखेगा, उसे इम्प्लीमेंट करेगा, यानी कि एग्जीक्यूट करेगा उस प्लान को और उसको प्रोवाइड कर देगा यूजर्स को। जैसे ही प्रोवाइड कर देगा उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी पूरी कर दी जाएगी, यानी कि जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज होती हैं, रिटर्न वर्क होता है, उसे वो फुलफिल करेगा। एंड देन कोऑर्डिनेट करेगा विद क्लाइंट्स, यानी कि जो भी क्लाइंट्स को, जैसे ही उसने नया सॉफ्टवेयर दिया तो ऑब्वियसली क्लाइंट उससे यूज टू तो है नहीं, तो वो उन्हें बताएगा कि इसे कैसे यूज करना है, इसके साथ कैसे वर्किंग करनी है, इसकी कैसे क्या फंक्शंस हैं, सो कोऑर्डिनेट करेगा। सो फाइनली हमारा क्या हो जाता है, सिस्टम एनालिस्ट उसे प्रोवाइड कर देता है। सो आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।